एक बार फिर PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके PYQ सीरीज देखेंगे और उसका जीएस पेपर देखेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व करेंगे। टोटल 140 क्वेश्चन होते हैं। एक वीडियो में अगर हम 140 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, तो वैसे भी आप पूरा देखने वाले हैं नहीं, इतने धैर्यवान आप लोग हैं नहीं, तो 70 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ जीएस के क्वेश्चन होंगे। मैथ के हम आंसर बता देंगे और जो भी आंसर हैं वो ऑफिशियल आंसर की के साथ मिलान करके आपको बताए जा रहे हैं। जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है सितंबर महीने में, 2016 में एग्ज़ाम हुआ तो वो री एग्ज़ाम हुआ। तो इसका जो हिंदी वाला लेक्चर है उसको हमने ले लिया है 60 क्वेश्चन का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसा कि 2016 में था तो इसको री एग्ज़ाम हुआ 2020 में, 20 सितंबर 2020 को हुआ था। ठीक है, जीएस पेपर को देखेंगे, ये बात हम आपको बता ही चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मरीन नेशनल पार्क से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2016 की बात हो, 2014 की बात हो, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसने पूछा है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है सुंदरबन, चिल्का, कच्छ, निकोबार आइलैंड। तो आपको बताना है कि भारत का जो ओशनिक नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। तो इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क या ओशनिक नेशनल पार्क जो है आप देखेंगे, या मरीन सेंचुरी जिसे कहते हैं, ये आपको मिल जाएगा कच्छ में ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो मरीन नेशनल पार्क आप देखेंगे, अगर पूरा एरिया देखेंगे कहाँ कहाँ कवर करता है, तो गुजरात में आ जाएंगे तो जामनगर, द्वारका, और ये मोराबी जो आप देखा है, मोराबी, और जो मोराबी ब्रिज था वो वाला एरिया पूरा कर गल्फ ऑफ कच्छ कवर करते हुए यहाँ पर मरीन नेशनल पार्क डेवलप किया गया है। जहाँ तक बात करें तो चिल्का झील की, चिल्का झील है लार्जेस्ट जो है ब्रैकिश वाटर है लेगून पूरे एशिया में, यानी सबसे बड़ी जो है ब्रैकिश वाटर लेगून झील है चिल्का। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल रीजन लेक है चिल्का। ठीक है, कुछ फैक्ट जानकारी हो गई। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पुलकेट लेक के बारे में, तो पुलकेट लेक जो है एक ऐसी लेक है जो भारत में 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और ये कई एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के साथ, और इधर आएंगे तमिलनाडु के साथ सीमा साझा करती है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट लेक पूछा जाए, ठीक है, एरिया वाइज भारत का सबसे लंबी झील पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना है वेम्बनाथ झील है। ठीक है, वेम्बनाथ झील कहाँ है? वेम्बनाथ झील मिलेगा केरला में। तो ये आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, तो वुलर लेक। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल जानकारी ये आपको पता चल गई। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो ये 2016 में एग्जाम 2020 में हुआ था, तो उस टाइम के क्वेश्चन है। तो भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी। वर्तमान में तो कई सारी वंदे भारत ट्रेन चल रही है। हाँ, कुछ नई ट्रेन है जिसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जो है आप देखेंगे तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए देश की पहली रैपिड रेल सेवा शुरू की गई है। ठीक है, इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए, और इस ट्रेन का नाम क्या है इस रैपिड रेल का? नमो भारत। ठीक है, नमो भारत रेल सेवा शुरू की गई है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा। इसका उद्घाटन जो हुआ था 21 अक्टूबर 2023 को हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भारत के निम्नलिखित नगरों में किसमें देश का प्रथम कृषि रबड़ संयंत्र लगाया गया है? पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, लखनऊ। तो देश का प्रथम कृषि कृत्रिम जो है रबड़ संयंत्र जो है आप देखेंगे हरियाणा के पानीपत में लगाया गया था। ठीक है, 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है जामनगर, पारादीप, डिगबोई, चातीपाका। तो आपको बताना है कि भारत की में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है?
ये चारों तेल शोधनशाला ही है। तो विश्व की और भारत की सबसे बड़ी जो है तेल शोधनशाला यानी रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? बिगेस्ट रिफाइनरी आप देखेंगे जामनगर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व की और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और इसको जो ये किसके अंडर में है? ये प्राइवेट एक कंपनी है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस के बारे में आप सब जानते होंगे, ये वही ओन करती है। ठीक है, यहाँ तक डिगबोई की बात है। डिगबोई जो है एशिया की सबसे पुरानी जो है रिफाइनरी है। ठीक है, इसे 1901 में शुरू किया गया था और फिर 1981 में जाकर इसे टेक ओवर कर लिया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ये बात क्लियर हो गई, इससे मिलता जुलता फैक्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कैसे पूछा? भारत में निम्नलिखित में पूछा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। चलिए इसका आंसर बताइए। तो अगर बात करें कि भारत के पास टोटल कोस्टल एरिया जो देखेंगे तो 9 स्टेट से गुजरती है, यानी 9 स्टेट जो है भारत के कोस्टल एरिया साझा करते हैं। ठीक है, यानी समुद्र तटीय रेखा, जिसकी टोटल लंबाई आप देखेंगे तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे अंडमान निकोबार भी इंक्लूड है। अगर वहीं असली सीमा पूछा जाए तो 7 देशों के साथ करती है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ करती है, लेकिन इसमें सर्वाधिक लंबी तटीय कोस्टल एरिया पूछा है किस राज्य के साथ करती है, तो गुजरात के साथ करती है। ठीक है, जो लगभग टोटल जो कोस्टल एरिया है उसका जो है 15 से 20% भाग ये कवर करती है। अब बात करें, इसने पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित शैल समूह में भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्यन और टर्सरी समूह। तो आपको बताना है कि भारत में इन चारों शैल समूह में यानी रॉक में कौन सा ऐसा रॉक स्ट्रक्चर है जिसमें अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो आपने कई बार ये पढ़ा होगा गोंडवाना क्रम में कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम में सबसे प्राचीनतम कोयला पाया जाता है। भारत में जो अधिकतर कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना समूह में ही पाया जाता है। इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। टर्सरी समूह में भी कोयला पाया जाता है, लेकिन इसमें जो है सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती, आर्द्रता भी ज़्यादा होती है। सबसे उससे उत्तम कोटि का कोयला जो है गोंडवाना समूह में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। कुछ और फैक्ट बताएं तो सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी रॉक स्ट्रक्चर कौन है, तो आपको सबसे ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। आर्कियन रॉक स्ट्रक्चर सबसे ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाए किसमें जो है किस रॉक स्ट्रक्चर में औषधि यानी जीवाश्म ईंधन जीवाश्म के साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो औषधि चट्टान है जिसमें जीवाश्म के साक्ष्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत की यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ऑप्शन 1, अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा जो भारतीय को वार्तालाप की। ऑप्शन 2, मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी शिक्षा बाल विद्यालय था। तो देखिए, करंट अफेयर से ऐसे क्वेश्चन जो है आर में आए हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसको देख लीजिए। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं या हम जो करंट अफेयर क्लास ले रहे हैं उसमें ऐसे ही ऑप्शन को याद रखना है, हो सकता है एक्सेप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे 8 में क्या पूछा है? फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में नाम दिए गए हैं और पद दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी गोविंद देवगिरी, श्री चंपत राय, श्री नृपेंद्र मिश्र। तो देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हर साल क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो PYQ सॉल्व करने का ये आपको फायदा है कि आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, या करंट अफेयर अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन से मुद्दे ज़्यादा चर्चा में हैं। तो बात करें तो महंत नृत्य गोपाल दास जो थे वो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। ठीक, अध्यक्ष हैं। स्वामी गोविंद देवगिरी जो थे वो आप देखेंगे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। श्री चंपत राय की बात करें तो ये ट्रस्ट के महासचिव हैं। श्री नृपेंद्र मिश्र की बात करें तो मंदिर के निर्माण समिति के प्रमुख हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कैसे पूछा है? निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? अवेंजर, गली बॉय, पैरासाइट्स, जोकर।
इसमें देखेंगे 2020 के लिए जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था वो पैरासाइट्स के लिए दिया गया था। और अभी बात करें तो वर्तमान में जो ऑस्कर दिया गया था, ठीक है, तो नाटू नाटू के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ओरिजिनल कैटेगरी में नाटू नाटू को दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर जो दिया गया था द एलिफेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री को दिया गया था। इसके अलावा फिल्म कैटेगरी की बात करें तो ऑस्कर जो दिया गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, नई दिल्ली, पुणे, कोलकाता। इसके अलावा एक चीज आपको इसमें और ध्यान रखनी है कि अभी हाल ही में जो है 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार या 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। उसमें वर्तमान में 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। तो ये क्वेश्चन आने के 100% जो है आसार है। तो 69वां सत्र में 2021 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो वहीदा रहमान को दिया गया। इसको आपको याद रखना है जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर, पुणे, नई दिल्ली, कोलकाता में। इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था, प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इसमें कथन दिया गया, कारण बताया गया। फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उनके विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। कारण बताया गया, सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक है। सही उत्तर आपको बताना है। तो ट्रंप इसलिए बरी हो गए क्योंकि आप देखेंगे सीनेट में जो रिपब्लिकन सांसद हैं उसकी अपेक्षा डेमोक्रेट सांसद संख्या अधिक है, क्योंकि ट्रंप जो है वो डेमोक्रेट से बिलोंग करते हैं। रिपब्लिकन सांसद की बात करें, वर्तमान में जो बाइडेन जो है वो रिपब्लिकन से बिलोंग करते हैं। इसमें ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी और मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया? 8, 10, 12, 14। तो उस टाइम जो 2020 में हुआ था महिला टी20 में, उसमें जो आप देखेंगे 10 टीमों ने भाग लिया था। और आप देखेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2023 में जो भी वर्तमान में चल रहा है उसमें आप देखेंगे उसमें 10 टीमें भाग ले रही हैं, ठीक है। और इसका आयोजन पहली बार जो है भारत कर रहा है, आईसीसी वर्ल्ड कप का। तो इसके साथ ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों एवं व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले कौन है? या वही सासाकावा, एनएस धर्मशक्तु, सत्यनारायण, दामोदर गणेश बापाट। तो कुष्ठ रोगों के खिलाफ किए गए प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो गांधी पीस पुरस्कार की बात करें तो वो कब स्टार्ट किया गया था? वो 1995 में स्टार्ट किया गया था संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। गांधी जी की 125वीं जो है जयंती थी, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें जो सही होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। एनएस धर्मशक्तु को दिया गया था कुष्ठ रोगों के प्रयासों के लिए। इसके अलावा बात करें तो 2022 में जो है इसे दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया बांग्लादेश में। और इसके अलावा नेल्सन मंडेला सुल्तान कबूल बिन सैद अल सैद ओमान में 2019 में दिया गया था। 2021 की बात करें, 2021 में ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो दिया गया था वो गीता प्रेस को दिया गया था। तो 2021 में गीता प्रेस, 2022 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान को, 2019 में नेल्सन मंडेला सुल्तान बिन सैद अल सैद ओमान को दिया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करवाएंगे लेकिन आपको हम आंसर इसका बता देंगे, ये आपको सॉल्व करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में जो आंसर होगा इसमें 68 होगा। 15 में जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी होगा। जैसे इसमें पूछा है सही युग का चयन कीजिए, तो इसमें डायनासोर को ड्रैगन से दिखाया गया, तो उसी प्रकार हिम को बर्फ से होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर होगा, 16 में जो आंसर होगा वो 102 होगा। 17 में आप देखेंगे तो इसमें आंसर सी होगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं।
अगर कहीं दिक्कत हो गई थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। 18 में आप देखेंगे ऑप्शन बी होगा, 19 में जो है ऑप्शन डी होगा, इसके अलावा 20 में ये देखेंगे तो ब्लड रिलेशन से ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या पूछा, निम्नलिखित पदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। तो अभी हाल ही में जो है सेंसस का हमने क्लास लिया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो निम्नलिखित जनपदों में किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो देखेंगे श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई यानी कैनाल क्षेत्र में कितने प्रतिशत योगदान रखता है। 30%, 29%, 28, 27। तो आप देखेंगे कि इसमें जो योगदान रखता है वो है 30%। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें साक्षरता दर की बात करें तो कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसी टाइम देख लेते हैं, बाकी आप क्लास कर ही लीजिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे यूपी की जो साक्षरता दर है वो वर्तमान में 67.68% है, जिसमें आप देखेंगे मेल की कितनी है, तो मेल की है 79.24%, फीमेल की 59.26% है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर वहीं से आपसे इंडिया लेवल पूछा, इंडिया लेवल की टोटल साक्षरता कितनी है, तो 74.0% है, जिसमें आप मेल को कितना, मेल का कितनी लिटरेसी है 74.04%, और फीमेल की टोटल पॉपुलेशन का अगर निकाला जाए, एक सेकंड, मेल का 74.04% है। ठीक है, बाकी बचा फीमेल में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो यूपी के इंडस्ट्रियल रीजन से ये क्वेश्चन आया है, यूपी एसएल की जो क्लास हो रही उसमें इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ाया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी पर नक्काशी, और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि आप देखेंगे हर साल लगभग पूछा जाता है। तो इसमें बताइए कि अगर बात करें कि पीतल का सामान कहाँ पे फेमस है, तो मुरादाबाद में। माचिस देखेंगे तो माचिस जो है बरेली में बनती है। ठीक है, खेल का सामान मेरठ में, और लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछिए, उस 25 में देखिए क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं। यानी सीक्वेंस दिया है आपको, सही जो है युग्म चुनना है। दारुण, अवधि, ब्राज, करुड़ा, भक्ति, सायरा, ध्रुपद, ब्राज, करुड़ा, बिरहा, चैती, ढोला। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत जो ये सही युग्म सुमेलित है, बिरहा, चैती, ढोला। 26 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। बिहू, घूमर, गरबा। तो बिहू असम का है, घूमर जो है राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, ये सही नहीं है। ठीक है, चरकुला, कर्मा, पांडव। ठीक है, राव नाच, भांगड़ा, राउफ, ये भी नहीं, राउफ जम्मू कश्मीर का, आप देखें भांगड़ा पंजाब का, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। ठीक है, इसके अलावा लावड़ी, कथक, कथकली। तो इसमें देखेंगे लावड़ी महाराष्ट्र का है। ठीक है, ये भी नहीं सही है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी सही है, चरकुला, कर्मा, पांडव। इसको आप सही कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन बी 26 में ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 27 की बात करें, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश किस जनपद में हुई। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, अमेठी। तो व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना आप देखेंगे तो बरेली के निकट, आप सॉरी इसमें वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर है। ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर। तो इफ्को यूरिया कारखाना आप देखेंगे तो एक यूनिट फूलपुर में लगी है यूपी में। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे बरेली के निकट आंवला में लगा हुआ है। तो 2 यूनिट यूपी में है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ का टाटा नगर को क्या कहते हैं,
ठीक है, पिट्सबर्ग कहते हैं, इंडिया का पिट्सबर्ग कहते हैं। और ये पिट्सबर्ग में आप देखेंगे आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए ये यूएसए का एक इम्पॉर्टेंट जो है सिटी है। तो टाटा नगर को क्या कहते हैं, इंडिया का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या है, इफ्को यूरिया कारखाना आंवला में स्थित है। इसके अलावा आप देखेंगे फूलपुर में भी स्थापित किया गया है एक यूनिट। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, प्रावधान और संविधान के भाग, नागरिकता भाग 2, संघ राज क्षेत्र भाग भाग 7, नगर पालिकाएं, निर्वाचन। तो आप देखेंगे कि इसमें जो मिलान किया गया है ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि संघ राज क्षेत्र की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में ही संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक शामिल है। जहां तक भाग 7 की बात है तो इसे हटा दिया गया है 1956 में। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 30 में क्या पूछा है, कथन दिया गया है, कार्ड दिया गया है। कथन में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कार्ड बताया गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये बात देखेंगे तो बिल्कुल सही है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार जो है या भारत सरकार जो है राज्य को आवश्यक कार्य निर्देश दे सकती है। अगर राज्य ऐसा नहीं करते हैं तो संवैधानिक विफलता के आधार पर देखते हैं कई मामलों में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 बात करें तो इसमें मिलान करना है 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो अनुसूची और भाग इस एग्जाम के फेवरेट हैं, आरओ के फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिक्स सेक्शन से अनुसूची और भाग मिलान करने के लिए। तो 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो आप देखेंगे 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, संघ और राज्य समवर्ती सूची से। इसके अलावा 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, लैंग्वेज से है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, कुछ अधिनियमों से, विधिमान्यीकरण से है। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल विरोध, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता से है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो सही सुमेलित होगा ऑप्शन डी सही हो। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए संस्थाएं दी गई है और स्थापना दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल। इसके अलावा एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जहां तक राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1954 में नहीं की गई थी, यह हुआ था 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एनडीसी से जो है कई एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है, बाकी सारी चीजें सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या पूछा है, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तभी आप सही कर सकते हैं। कथन दिया गया, कार्ड बताया गया है। कथन में कहा गया जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार, वस्तुओं, सेवाओं के स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, चालू खाता घाटा कहते हैं। यानी चालू खाता घाटा जो होता है, देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जब आयात मूल्य होता है, यानी जितना आप आयात करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, अगर निर्यात से कम है, यानी आप जितना भेज रहे हैं उससे ज़्यादा मंगा रहे हैं, तो क्या होता है, चालू खाता घाटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कथन तो सही है। कार्ड की बात करें, चालू खाता घाटा तब होता है जब आप एक देश से वस्तुओं सेवाओं की पूंजी का अधिक निर्यात करते हैं। अगर आप भाई आप ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं बाहर, तो आपको चालू खाता घाटा कब कहाँ होगा, जब आप चालू खाता घाटा तब होता है जब आप आयात जो है बाहर से सामान ज़्यादा मंगाते हैं, यहाँ से कम भेजते हैं, यानी आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात अधिक करते हैं, सॉरी निर्यात कम करते हैं, तो चालू खाता घाटा होता है। तो इसमें कहा है आप निर्यात अधिक करते हैं, तो कार्ड गलत है लेकिन कथन सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अभी भी आपको ना कंफर्म हो तो सीधे आप ध्यान रखिएगा, चालू खाता घाटा तब होता है जब आप आयात जो है अधिक कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड सही होता। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है ग्रीन बॉन्ड के संबंध में, इकोनॉमी से ये भी है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हरित बॉन्ड जो होता है निवेश केवल
जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हरित ब्रांडों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था, ये बात भी सही है। ठीक है, इसके अलावा हरित ब्रांड वित्तीय बाजार नवाचार है। ठीक है, तो इसमें बताना है तो ये बात भी सही है। इसके अलावा ऑप्शन डी में बात करें तो हरित बॉन्ड जो है स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो ग्रीन बॉन्ड जारी किया था फिक्स इंटरेस्ट लोन पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में जारी किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं। इस प्रकार इसमें जो है इस आंसर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी जो है सही नहीं, बाकी तीनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या पूछा है। इसे पूछा है डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। वर्ष स्थान 2016 में चेन्नई, 2018 में गोवा, 19 में लखनऊ, 2020 में हैदराबाद। तो ये मिलान सही नहीं है, लेकिन आपको सही मिलान आपको बताना है कहाँ कहाँ डिफेंस एक्सपो हुआ था। तो आप देखेंगे कि 2016 में कहाँ हुआ था। 2016 में आप देखेंगे दक्षिणी गोवा में हुआ था। 2018 में क्या हुआ था, 2018 में चेन्नई में हुआ था। 2019 में जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था। 2020 में लखनऊ में। 2022 में कहाँ हुआ है डिफेंस एक्सपो, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रख, इसके हिसाब से ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या पूछा है। 36 में कथन दिया गया, कार्ड दिया गया। कथन पूछा है शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना 1979 में की गई थी। कार्ड बताया गया है इसकी स्थापना का। सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था। तो आपको बताना है कि इसमें सही कोड कौन सा है। तो सीसीआरटी का जो स्थापना की है उसका उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था, इसीलिए 1979 में सीसीआरटी की स्थापना की गई। इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है। 37 में पूछा है कि वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपको बताना वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो वांगला फेस्टिवल जो मनाया जाता है मिजोरम में मनाया जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें, जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसल फ्यूल इज। आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इसमें कहा है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन फॉसल फ्यूल्स। अर्थ, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र। तो आप देखेंगे जो सूर्य है उसकी जो एनर्जी होती है जीवाश्म ईंधन, यानी आप पेड़ देख रहे हैं लाखों करोड़ों वर्षों तक आप देखेंगे पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करता है वो नीचे दब जाता है, करोड़ों वर्षों तक नीचे दबा रहता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण उसने एनर्जी जो स्टोर की है वो सूर्य के माध्यम से की है। ठीक है, तो ऊर्जा भंडार का जो मुख्य स्रोत होगा वो होगा सूर्य होगा, यानी सूर्य की शक्ति जो है लाखों वर्षों तक इकट्ठा हो जाती है, वो अंततः तेल गैस में वो कन्वर्ट होती है। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा है। इकोसिस्टम का प्रेरक बल होता है कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सौर ऊर्जा। तो इसमें भी आप देखेंगे जो इकोसिस्टम होता है वो जो उसको संचालित करता है तो प्राइमरी सोर्स क्या होता है सन, यानी सूर्य एनर्जी के ही द्वारा देखेंगे जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, फिर उस पर प्राइमरी उत्पादक से प्राइमरी जो उपभोक्ता होते हैं फिर उस पर सेकेंडरी फिर डिपेंडेंट, यानी मूल जो सोर्स होता है सौर ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा लोहा लौह धातु का क्षयकरण के लिए आवश्यक है, यानी कोरिजन के लिए आयरन मेटल के लिए कौन सा इसमें आवश्यक केमिकल है। केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा नमी, केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तथा नमी। यानी लौह धातु के क्षयकरण के लिए इसमें कौन सा आवश्यक है आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो ऑक्सीजन तथा नमी जो है, यानी ऑक्सीजन साथ मॉइस्चर जो होता है वो क्या करते हैं लौह धातु को क्या करते हैं कोरिजन का काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। 41 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी के प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट, बुर्जाइट, बोरान, नाइट्रेट, लोहा, हीरा। तो
ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ कई एग्जाम में, यानी प्राकृतिक रूप में सब दुनिया में सबसे कठोर धातु या पदार्थ की बात करें तो वो है हीरा। 42 की बात कैसे पूछा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो आप देखेंगे जो महासागर में पनडुब्बियां होती हैं वो उनकी स्थिति जानने के लिए पनडुब्बियों में सोनार रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ऑडियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्यक्ति के सुनने की क्षमता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धारा मापी भी कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। सेक्सटेंट देखेंगे, सेक्सटेंट कई सारी जहाजों में भी यूज किया जाता है। वो दो बिंदुओं पर बने कोण को पर्याप्त जो है यथार्थ नापने के लिए किया जाता है। बहुत जगह सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें देखेंगे सोनार रेडिएशन का यूज किया, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है रामसर सम्मेलन से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषक से, ओजोन परत डिप्लीशन से, आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो रामसर सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित है, चलिए इसका आंसर बताइए। आशा करते हैं सबको पता ही होगा। तो रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, इंडिया जो है इस कन्वेंशन में 1982 में शामिल हुआ था। वर्तमान में टोटल 75 वेटलैंड है। यूपी में जो है आप देखेंगे 10 जो है रामसर सम्मेलन में यानी रामसर साइट्स में शामिल वेटलैंड है। तो कुल मिलाकर ये संबंधित है वेटलैंड कंजर्वेशन से। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन से कौन संबंधित है, तो यूएनएफसीसी का क्योटो प्रोटोकॉल जो है, पेरिस एग्रीमेंट जो कॉप देखते हैं बैठक होती है, वो संबंधित है। कीटनाशक प्रदूषक से क्या संबंधित है, तो कार्बनिक प्रदूषण से आप देखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है, वो संबंधित है। ठीक है, तो इसके साथ और ऑप्शन को भी आपको जानना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन संबंधित है। ओजोन डिप्लीशन से आपसे पूछा जाए कौन संबंधित है, मिलान करने के लिए दे दिए जाए, तो ओजोन डिप्लीशन से कौन संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये बात हो। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो 44 में देखिए क्या पूछा है, 44 में पूछा है सूची फर्स्ट से सूची 2 का मिलान करना है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। अगर आपने अभी तक मेरी जनरल साइंस की ह्यूमन डिजीज की क्लास नहीं देखी है तो उसमें डिजीज के बारे में आपको बताया गया है, बहुत ब्रीफली और बहुत सही तरीके से बताया गया। आप उसको देख सकते हैं, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन वो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। बहरहाल इसमें मिलान करना है कि विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी किस में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो विटामिन के की बात करें, ये पाया जाता है कॉड यकृत तेल में। ठीक है, विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है, इसको सही कर लीजिएगा, विटामिन के जो पाया जाता है वो अल्फा अल्फा नामक एक घास होती है उसमें पाया जाता है। विटामिन डी जो पाया जाता है वो पाया जाता है कॉड ऑयल यकृत तेल में। और इसके अलावा विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई गेहूं के फ्रूट तेल पाया जाता है। विटामिन सी का स्रोत जो है नींबू है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो बताइए लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो इसमें देखेंगे लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसके अलावा देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा है, कथन दिया गया है, आपको बताना है इसमें किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
तो ये कथन आपको बताना किससे किसका है। क्वेश्चन नंबर 46, चलिए बताइए किसका ये कथन है। तो इसमें देखेंगे ये कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये कथन है। ठीक है, तो हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी आप देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो घटनाओं को क्रोनोलॉजी क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद के संग, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना, इसको सही क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो इसमें देखेंगे जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे क्लाइव का भारत में पुनः आगमन जो हुआ था वो हुआ था मई 1764 को। ठीक है, मई 1764 को। इसके पहले जो क्लाइव जो है 1760 में जो है इंग्लैंड से जो है वापस गया था, इंग्लैंड वापस गया था, फिर 1764 में जो है मई में ये वापस आया था बंगाल का गवर्नर जनरल बन के। ठीक है, इसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त जो है 1765 को हुई थी। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। और वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना ये हुआ था 1773 में। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर इसमें देखेंगे ऑप्शन बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कैसे पूछा है, सूची फर्स्ट से सूची 2 का मिलान करना है, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट किया गया है, एक क्वेश्चन 2 बार पूछा है। तो इसमें देखिए 48 इलाहाबाद की संधि, एक्सल एक्सला चैपल की संधि, ला बुर्दुनेस द्वारा मद्रास पद अधिकार, डुप्ले का पदच्युत होना यानी उसे हटाया जाना, इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें देखेंगे तो अभी हमने बताया कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच हुई थी। तो ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। इसके अलावा जो चैपल की संधि हुई थी उस वो हो जाएगा 1748 में। और इसके अलावा मद्रास पर अधिकार की जहाँ तक बात है उर्दनासी द्वारा, तो ये हो जाएगा 1746 में। डुप्ले को पद से हटाया गया था 1754 में। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, 49 में जो है ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? महाभारत। इसके पहले पूछा गया था कि महाभारत जिसका अनुवाद जो है फारसी में किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद या रामायण का या हिंदू धर्म के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद अकबर ने कराया था। ठीक है, तो अकबर ने जो है 1574 में जो है आगरा के समीप सीकरी में जो है अनुवाद घर की शुरुआत की थी। तो इससे आप देखेंगे कि उस टाइम जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था। रज्मनामा का जो है मतलब होता है जंग की किताब, हिंदी में मतलब होता है जंग की किताब। तो महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 में क्या पूछा है। 50 में पूछा है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। इसमें पूछा है कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, चौसा का युद्ध। तो आपको सही क्रोनोलॉजी आपको बताना है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528। किसके किसके बीच? मुगल वर्सेस राजपूत के बीच। मुगल की तरफ से बाबर लड़ रहा था और राजपूत की तरफ से आप देखेंगे मदीना राय खंगार लड़ रहे थे, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। इसके बाद सेकंड पर आएगा चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुआ था 29 जून
1539 को हुआ था। ठीक है, किससे किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं जो था मुगल था, शेरशाह अफगान था। ठीक है, तो इसमें जो आप देखेंगे, इसके बाद कन्नौज का युद्ध हुआ। ठीक है, कन्नौज का युद्ध हुआ था 17 मई 1540 को। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ फिर से, तो इसमें हुमायूं पराजित हुआ। इसके बाद तालीकोटा का युद्ध हुआ 23 जनवरी 1565 को। 1565 को। ठीक है, दक्कन सल्तनत वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। कुल मिलाकर इसमें देखेंगे क्रोनोलॉजी में ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 में क्या पूछा है? 51 में पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजी यानी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी आपको भर भर के डेट याद रखने हैं। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। तो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा आप देखेंगे, तो पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? यह हुआ था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में 29 दिसंबर 1929 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ 12 मार्च 1930 को, जिसे दांडी मार्च के नाम से आप जानते हैं। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। इसी के बाद गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए कांग्रेस की तरफ से। फिर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ 1932 में, यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के बाद आप देखेंगे, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की यानी पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था गांधी जी ने, लेकिन अंबेडकर ने समर्थन किया था। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। तो इस प्रकार देखेंगे, इसमें जो सही क्रोनोलॉजी है ये आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हुई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या पूछा है। सूची फर्स्ट से सूची 2 का मिलान करना है। कुछ एसोसिएशन दिए गए हैं, उनके जो है आपको उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, वो आपको मिलान करके बताना है। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो की गई थी वो हुई थी 1876। तो सन भी आपको याद रखना, हो सकता है इस बार नहीं पूछा, अगली बार पूछ लिया जाए। तो इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। इसका मिलान हो जाएगा 2 से। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है आप देखेंगे 1870 में हुआ था, जिसे सार्वजनिक सभा भी कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रनार्डे के द्वारा की गई थी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, इसे फिरोज शाह मेहता और केटी तिलांग और बरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। तो इसका जो मिलान हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 से। मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1884 में। ठीक है, तो इसमें एम वी राघवाचारी, पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, तो इसमें हो जाएगा 1। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे ऑप्शन ए जो है मिलित है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें। इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, कोलिन क्लार्क, विलियम विल्सन हल्टर, चार्ल्स इलियट, विलियम डिग्गी। तो आप देखेंगे 1881 में ओरिजिनली ये पब्लिश्ड हुआ था इंपीरियल गैजेटर, और इसके जो कंपाइलर थे यानी संकलन करता थे विलियम विल्सन हंटर थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या पूछा है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में आपको बताना है। ऑप्शन ए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। ऑप्शन 2, लेमेस्टर जो थे इस न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात जो है गलत है। ठीक है,
ऑप्शन एक तो बिल्कुल सही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक जो है चीफ जस्टिस थे जिसका नाम सर एलिजा था। ये क्या थे? चीफ जस्टिस। 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें चैम्बर्स, लेमेस्टर और हराट थे। तो ये क्या थे? जस्टिस थे, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं थे। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? यानी आप देखें, अगर आप किसान है या आपके घर बीज के बॉक्स थैले आते होंगे, तो उसमें एक टैग लगा रहता है, ठीक है, चाहे बोरे का या प्लास्टिक का थैला होगा, तो नीचे ही एक टैग लगा रहता है। वो होता है, आप देखेंगे तो वो किस कलर का होता है, वो आपको बताना है। तो वो नीले कलर का होता है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? वो प्रमाणित बीज है, ठीक है, यानी सर्टिफाइड सीड्स है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, इसमें पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित है? सहकारी आंदोलन, एम के गांधी, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर, अधिक अन्न उपजाओ अभियान, जे एल नेहरू, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। तो विनोबा भावे थे भूमिदान आंदोलन चालू किए थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो सही सुमेलित है, इसमें जो देखेंगे इटावा पायलट प्रोजेक्ट ही अल्बर्ट मायर द्वारा संबंधित है, ये सुमेलित है। बाकी और कोई सुमेलित, सेवाग्राम प्रोजेक्ट की बात करें, सेवाग्राम जो थी ये गांधी जी से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, विनोबा भावे थे वो भूमिदान आंदोलन चालू किए थे, ठीक है, तेलंगाना से। 57 की बात करें, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल से शुरू करने वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो देखिए, पहले से 2 बार पूछा है। एक तो वंदे भारत पूछा गया, दूसरी पूछ रहा है 2020 में ही पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा को शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। इसमें देखिए, महाराष्ट्र राज्य ने फरवरी 2020 में पहली जो है पीपीपी मॉडल पर जो है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? सरसों, आगरा, आलू, फरुखाबाद, मक्का, वाराणसी, तिल, हमीरपुर। तो जहां तक बात करें मक्का की, मक्का जो है यूपी में सर्वाधिक जो है वाराणसी में नहीं बोया जाता, बल्कि आप देखेंगे कानपुर मंडल में ये बोया जाता है। इसके अलावा इंडिया लेवल पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है कर्नाटक करता है नंबर 1 स्थान पर। इसके बाद एमपी आएगा सेकंड पर, फिर बिहार, फिर आ जाएगा तमिलनाडु। ये भी क्रोनोलॉजी आपको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या पूछा है। इसने पूछा है, डिपॉजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। ऑप्शन 2, रुपए 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित किया जाता है, यानी इंश्योरेंस किया जाता है। तो ये वही इंश्योरेंस है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट होगा, मान लीजिए किसी बैंक में खाता है, अगर वो बैंक डूब जाता है, तो पहले क्या था, चाहे आपके पास 10 लाख या 50 लाख रुपए पड़े हों, तो आपका 1 लाख का इंश्योरेंस होता था, ठीक है। अब क्या है, वो इंश्योरेंस जो है 5 लाख कर दिया गया है। तो उसी के बारे में कह रहा है, जो आपकी बैंक में पैसे पड़े हैं उसका इंश्योरेंस कौन करता है? उसका इंश्योरेंस करता है क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा रहा है। इसमें देखेंगे, इसमें जो है ऑप्शन दोनों सही है, 1 और 2, यानी 5 लाख तक की आपकी इंश्योरेंस रहती है। आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो आप ये जान लीजिए 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस रहेगा अगर बैंक डूब जाती है, और रिजर्व बैंक की एक सहायक है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, बैंक दिया गया है, उनके प्रकार दिए गए हैं। इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, शाश्वत बैंक। आपको मिलान करना है किस टाइप की बैंक है। तो इंडियन बैंक क्या है? एक गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसे आप देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक में मिलान कर दिया गया है, ठीक है, मर्जर कर दिया गया है। यानी इंडियन बैंक में आप इलाहाबाद बैंक मर्जर किया गया है, ना कि इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक मर्जर किया गया है। तो आईसीआई बैंक जो है ये क्या है? ये एक प्राइवेट सेक्टर की जो है बैंक है। सिटी बैंक आप देखेंगे तो ये एक विदेशी बैंक है। ये जो है आप देखेंगे तो यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। शाश्वत जो है एक कोऑपरेटिव बैंक है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 60 में ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा है, इसमें कथन दिया गया है, कार्ड दिया गया है। कथन में कहा है ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियां खरीदता है। कार्ड बताया गया है इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। सही उत्तर आपको इन कोडों में से आंसर चुन के बताना है। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है इसके अंतर्गत क्या करती है आरबीआई, क्या करती है लॉन्ग टर्म की जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है और अल्पकालीन जो सिक्योरिटी रहती है उसकी सेल करके उसे क्या करती है पैसे यानी आय जो है इकट्ठा करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में ऋण पत्रों पर ब्याज दरों का निर्धारण आसानी से हो सके। यानी ऑपरेशन ट्विस्ट के द्वारा सिंपल लैंग्वेज में जो शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटी रहती है उसको जो है लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, 62 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है, नवाचार, रोजगार सृजन, व्यवसायिक समन्वय, जोखिम प्रबंधन। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस। तो बिजनेस का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है, रोजगार सृजन करना। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहा है तो सामाजिक उद्देश्य है रोजगार सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो अर्बनाइजेशन का जो स्तर है वो पश्चिम बंगाल में सबसे कम देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आप देखेंगे सर्वाधिक आपको शहरीकृत देखने को मिलेगा जिसमें 48.14% जो है, सॉरी 41% पॉपुलेशन शहरों में मिलेगी। इसके बाद केरल आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर हिमाचल। ठीक है, महाराष्ट्र आएगा। सबसे कम जो है शहरीकृत आप देखेंगे तो उसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार आ जाएगा, उड़ीसा, असम। लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो है वेस्ट बंगाल जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में क्या पूछा है, 64 में पूछा है किस राज्य के शासित राज्यों में जरवा जनजाति निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार। तो ये तो तुरंत आपको पता हो जाएगा जरवा ट्राइब कहाँ अंडमान निकोबार संबंधित है, वहाँ की एथनिक ट्राइब है। सूची फर्स्ट में खनन क्षेत्र दिया गया, सूची सेकंड में खनिज दिया गया, ध्रुव मैसानी, कल्चर, जादूगोड़ा, जावर। तो आपको मिलान करना है किस खनिज से संबंधित है। तो गुरु महिसानी की बात करें तो गुरु महिसानी का संबंध लौह अयस्क से है। कल्चर का संबंध देखेंगे तो कोयला से है। जादूगोड़ा का संबंध देखेंगे तो यूरेनियम से है। जावर का संबंध जस्ता से है। तो इस कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किससे द्वारा होती है, यानी जो मानसूनी पवने हैं जिन्हें हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, तो उसे जो है दक्षिणी पश्चिमी पवनों द्वारा जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उत्तर पूर्व मानसून जो होता है ये रिट्रीटिव मानसून होता है, यानी मानसून का निवर्तन जो होता है इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व पवनों द्वारा क्या होता है मानसून का लौटना होता है। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया है, इसने पूछा है निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा आप देखेंगे तो वो जो है 8 स्टेट से गुजरती है। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मिजोरम, फिर त्रिपुरा, इसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर आप जाएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उसके बाद इधर आएंगे राजस्थान, फिर ऊपर थोड़ा सा गुजरात। ठीक है,
यहाँ तक 8 स्टेटों में गुजरती है। तो ये जो है पूर्व से पश्चिम का क्रम है। इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी, इसमें मणिपुर और मणिपुर से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा है? सूची फर्स्ट में देश दिया गया है, उसकी राजधानी दिया गया है म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इसमें राजधानी का मिलान करना है। तो म्यांमार की राजधानी आप क्या है? यंगून या रंगून। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। वियतनाम की राजधानी वियंतियन। लाओस की राजधानी हनोई। इसमें ऑप्शन सी सही है। ये रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या पूछा है? नदी दिया गया है, उनके समीप स्थित शहर यानी उनकी राजधानी कुल मिलाकर जो दिया गया ये राजधानी शहर ही है। सत अल अरब, पराग्वे, नाइजर, डेन्यूब। तो इसमें देखेंगे जो डेन्यूब है वो वीना, इसके वीना शहर इसके किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी जो है उसका स्रोत जो है जर्मनी का जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ से निकलती है। तो इसके डेन्यूब नदी किनारे वियना के अलावा आप देखेंगे तो ब्लास्तोवातिया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड शहर भी स्थित है। ठीक है। इसके अलावा नाइजर रिवर की बात करें तो नाइजर जो है वेस्ट अफ्रीका में देखेंगे तो वेस्ट अफ्रीका की सबसे लंबी जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहले स्थान पर नील नदी है, दूसरे स्थान पर कांगो रिवर है और ये नाइजर की कैपिटल है। जहाँ पर वो स्थान कौन सा है? ये स्थान नियामी है। ठीक है, नियामी जो है नाइजर की कैपिटल है। नाइजर जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है और फर्स्ट नंबर पर नील आएगा, सेकंड पर कांगो आएगा। पराग्वे की बात करें तो पराग्वे जो है साउथ अमेरिका में आप देखेंगे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके किनारे जो है पराग्वे रिवर किनारे कौन सा नदी कौन सा जो है शहर है? एसुनसियान। एसुनसियान जो है वो आप देखेंगे पराग्वे की राजधानी है। ठीक है, और सत अल अरब की बात करें तो सत अल अरब जो है ये बसरा इसके किनारे स्थित है। तो सत अल अरब जो है ये नदी जब बनती है तो आप देखेंगे इरफुट्स और टिग्रिस नदी जो है रिवर के मिलने से बढ़ती है और ये पर्शियन गल्फ में आकर गिर जाती है और ईरान और इराक के बीच जो है ये बहती है। इसके किनारे जो है बसरा शहर स्थित है। कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा है? 70 में पूछा है जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? प्रेरक दौड़ सम्मान जो है किससे संबंधित है? शहर में अपराध की स्थिति, शहर में बिजली आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, शहर को स्वच्छता की स्थिति, शहर में वनस्पत का आवरण। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रेरक दौड़ सम्मान, तो ये संबंधित है वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन स्टेटस से। इसमें ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 71 से 140 क्वेश्चन करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा और स्पेशल क्लासेस ज़रूर देखिएगा।